नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो हम लोगों ने काव्य शास्त्र में अब तक काव्य शास्त्र के आचार्य और उनकी कृतियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। अब हमारा जो आज का विषय है वो उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण, यानी आपके सिलेबस में काव्य लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहां से सूत्र पूछ लेता है कि फला कोई एक सूत्र दे, एक श्लोक दे देगा, पूछेगा किस आचार्य का है। तो काव्य लक्षण पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उस पर हम लोग सीधे बातचीत करते हैं। भामा छठी शती के आचार्य, इन्होंने काव्य लक्षण क्या है इस पर भी जरा सा, जैसे हर चीज के बारे में कुछ लक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी के लक्षण क्या हैं शुद्ध जल के, तो हम कहते हैं कि स्वादहीन हो, गंधहीन हो। ठीक इस तरह से बात करते हुए पारदर्शी हो, ये कुछ लक्षण हैं जल के। वैसे कविता के क्या लक्षण, कैसे मानी जाएगी कि कविता अच्छी कविता है ये, या क्या उसमें क्या क्राइटेरिया देखी जाए कविता को कविता मानने के पीछे। तो उसी संदर्भ में जो सूत्र आचार्यों ने दिया है वही काव्य लक्षण हमारे कहलाते हैं। बस इस तरह से आप चीजों को याद रखिए। छठी शती के आचार्य भामा, इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य लक्षण देते हुए कहा है कि शब्दार्थो, ये याद रखिएगा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो जो अब देखिए बहुत विशेष परिभाषा नहीं दी इन्होंने, शब्दार्थो सहितो काव्यम कह दिया है कि शब्दार्थ जो शब्द और अर्थ से कविता का निर्माण। तो ये बहुत साधारण भाषा भी तो ऐसी ही होती है, शब्द और अर्थ होते हैं हर चीज में। ठीक, तो इनके आप देखेंगे बहुत कुछ स्पेसिफिक नहीं है बस, लेकिन हमें चूंकि लक्षण है तो हमें याद रखना होगा। सहित शब्द जो है वो अस्पष्ट है। एक तो होता है सहित, हित सहित, जैसे सहित, ठीक, हित के साथ, और एक साहित्यिक सामंजस्य। तो माना जाता है कि यही जो साहित्य शब्द है वो बाद में साहित्य, बाद में आकर चल के, चूंकि शुरुआती दिनों में काव्य शब्द ही साहित्य के लिए इस्तेमाल होता था, चाहे वो जो विधा हो, काव्य ही महत्वपूर्ण था। बाद के दिनों में साहित्य शब्द भी प्रचलन में आया। तो उसके पीछे कहा जाता है कि ये साहित्य शब्द का महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। देखें, शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं। तो कविता ना तो शब्द चमत्कार है, ना केवल अर्थ का सौष्ठव, दोनों होनी चाहिए कविता में। सुंदर कलात्मक सरस शब्द प्रयुक्त होने चाहिए, ये शब्द के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अर्थ जो है वो व्यक्त कर, एक स्पष्ट भावपूर्ण अर्थ व्यक्त करे। तो शब्द और अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण है भामा के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, हम दंडी की बात करते हैं। दंडी भी आप जानते हैं कि अलंकारवादी आचार्य थे, काव्यादर्श इनकी कृति का नाम है। इन्होंने कविता का लक्षण क्या दिया है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, तो ये सूत्र हूबहू आप रट लें, क्योंकि रटना आपकी मजबूरी है। परीक्षा में आपसे सीधे पूछ लेता है कि ये सूत्र किसका है, तो ध्यान रखेंगे। इनकी क्राइटेरिया क्या है कि अलंकार विहीन शब्दार्थ जो हैं वो कविता नहीं हो सकते दंडी के हिसाब से, ये बात याद रखिए। आचार्य वामन 8वीं शती के आचार्य हैं। इनकी कृतियों को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी महत्वपूर्ण कृति है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और ये क्या अपने हिसाब से कविता का लक्षण क्या देते हैं। गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दो विद्यते, काव्य शब्दो विद्यते, ये गुण अब हम लोग रीति में देख चुके हैं कि रीतिरस्य काव्यात्मा कहते हुए ये रीति के पीछे गुण को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनकी गुण वाली बात जो है इनकी कविता के लक्षण में भी इनके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये गुण पर जोर दे रहे हैं। गुण युक्त और अलंकार युक्त शब्दार्थों को काव्य की संज्ञा प्रदान की। इनके यहाँ अभी तक हम देख चुके हैं कि भामा और दंडी के यहाँ कविता होने के लिए अलंकार होना जरूरी है कविता के लक्षण में, इनके यहाँ गुण होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें
और दूसरी जगह पर इन्होंने एक जगह पे दोषहीनता यानी गुण युक्त होना चाहिए और दोषहीन होना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण है इनके प्रसंग में। आचार्य कुंतक आते हैं। कुंतक ने जो अपना काव्य लक्षण दिया है उसमें आप ध्यान देंगे तो कुंतक हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वक्रोक्ति जीवितम इनकी कृति का नाम है। तो इनके काव्य लक्षण में वक्र शब्द आपको मिल जाएगा। ये वक्र शब्द आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तत् हृदय आह्लाद कारिणी, तत्विद आह्लाद कारिणी। तो ये हृदय के आह्लाद के कारक के रूप में कविता की बात करते हैं। फिर शब्दार्थ, वही वाली बात जो भामा के हैं, शब्दार्थों सहितो, इतनी बातें तो भामा की हैं, लेकिन ये वक्र कवि, ठीक, तो काव्य की वक्रता के व्यापार को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, तो वक्रोक्ति, अब चूंकि वक्र को केंद्र में रख रहे हैं कविता के, तो भाई इनका संप्रदाय भी वक्रोक्ति संप्रदाय है। अब देखें क्या है, वक्रोक्ति हो, अलंकार युक्त हो और पाठकों को के लिए आह्लादकारी हो। ठीक, तो उन्हें आह्लाद, हृदय में आह्लाद मिले, आनंद मिले। विश्वनाथ चौथी शताब्दी के आचार्य हैं। कृति क्या है इनके? साहित्य दर्पण। और इन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस बात पर जोर दिया है आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्यम रसात यानी रसात्मक जो वाक्य हैं वही, यानी रस को महत्व देते हैं अपने काव्य लक्षण में। ये आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो हैं इसको थोड़ा सा, इसकी व्याख्या अलग तरीके से करते हैं। वाक्यम रसात्मकम क्या कहते हैं कि रस शब्द की व्याख्या की है। उनके अनुसार यदि रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण करें तो इस परिभाषाकरण काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा। अगर हम लोग रस को सिर्फ वही मान लें जो भरत मुनि के या फिर बाद के लोग जो रस को बहुत एक सीमित मानते हैं, ठीक है, तो अगर रस ऐसा मान लिया जाएगा तो कविता बहुत सीमित, यानी अलंकार, ध्वनि, ठीक है, रीत, ये सारी चीजें बाहर हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ रस रह जाएगा। चूंकि विश्वनाथ तो रस पर जोर देते हैं, तो उन्होंने कहा है केवल अलंकार, या वो क्या स्पष्ट करते हैं भगीरथ मिश्र कि इस तरह से हम लोग नहीं मानेंगे रस की परिभाषा, रस की व्याख्या बहुत पुरानी नहीं मानेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? रस का अर्थ सरसता और माधुर्य समझेंगे। जो कविता में एक तत्व तो शामिल हो गया, मधुरता, कि कविता मधुर होनी चाहिए। अब जो अलंकार है, ठीक है, जो रीति है, सब कुछ उसी में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ रस मान लेंगे हम केंद्र में तो ये सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। तो भगीरथ मिश्र एक अच्छा सुझाव देते हैं इस प्रसंग में कि हम लोग रस के फलक को बड़ा करेंगे कि बाकी चीजें भी उसमें समाहित हो जाएं। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने तो बात स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, कि रमणीय अर्थ के जो प्रतिपादक शब्द हैं वह कविता है। अलंकार, रस, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया अपने लक्षण में, रमणीयार्थ की बात करते हैं वो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रस कह देने से भी कई चीजें होती हैं जो इसके पीछे एक तर्क ये था इनके पंडित जगन्नाथ पर लिखा है विद्वानों ने इनके लक्षण को स्पष्ट करते हुए कि जब आचार्य विश्वनाथ ने सिर्फ और सिर्फ रस को बता दिया वाक्य में, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमें आनंद देती हैं, बहुत सारी पंक्तियां हमें आनंद देती हैं, लेकिन उसमें रस नहीं होता है। सीधे सीधे हमें रस नहीं दिखाई देगा जो विभाजन है 9 रसों का, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें एक रमणीय अर्थ छिपा होता है। अब उससे क्या कविता ना मानी जाए? तो कविता के दायरे को बड़ा रखने के लिए रमणीयार्थ का भी अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गए हमारे संस्कृत के आचार्य। अब बाकी लोग जो हैं उनकी बात करते हैं हिंदी में। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कविता के विषय में, कविता की परिभाषा स्पष्ट करते हुए, कविता के लक्षण स्पष्ट करते हुए, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे यही पंक्तियां पूछता है और पूछता है कि किसकी पंक्ति है ये। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी, यानी हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है, और ये जो हृदय की मुक्तावस्था है इसी के लिए जब आप कोई शब्द विधान निर्माण करते हैं तो वह कविता कहलाती है। शुक्ल की ये परिभाषा ध्यान देने योग्य है। कहाँ है? चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है, ये निबंध का नाम है। अच्छा, ध्यान देंगे कि शुक्ल की पुस्तक चिंतामणि
जो इनका निबंध संग्रह है उसके में निहित निबंधों को आप क्रम से याद रखेंगे। यह बात भी याद रखिए कि क्रम से सारे निबंधों को याद रखिए, परीक्षाओं में पूछता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कविता के विषय में? किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक जो लेख हैं, बात या तो इनके यहां देखिए आपकी कविता का दायरा बहुत बड़ा है। बात कोई प्रभावपूर्ण हो, मनोरंजक हो, बात कही आपने, कोई लेख लिखा आपने, तो सारी चीजें कविता के दायरे में है। तो अब देखिए कि हिंदी के जो हमारे कवि हैं उनका दायरा कितना बड़ा है, कविता मानने का दायरा कितना बड़ा है। संकीर्ण नहीं है कि हाँ छंद होना चाहिए तभी कविता है, या जो है सिर्फ और सिर्फ निबंध, सिर्फ और सिर्फ रस है, सिर्फ और सिर्फ अलंकार है तभी मैं मानूंगा, ऐसी चीजें नहीं है। बहुत विस्तृत यहां पर आप देख सकते हैं। कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है, गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप देख ही रहे हैं जब कि इनके यहाँ कितना अवकाश है कविता को अपने में ढालने के लिए। दो गुण उनके अनुसार होने चाहिए, प्रभाव डालना और आनंद प्रदान करना। गुलाब राय क्या कहते हैं? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली, बड़ी वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़ा चमत्कृत लगे, परिभाषा को ना बड़ा सटीक बनाने के चक्कर में थोड़ा भाषाई चमत्कार दिखा रहे हैं अपनी परिभाषा में। तो ये थोड़ी सी छायावादी किस्म की परिभाषा लग रही है कविता की। संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं में, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोई विचार भी केंद्र में रख करके और संप्रेषित कर सकते हैं, एक मिशन के तहत कविता लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि बाबू गुलाब राय की यह परिभाषा है इसलिए इस पर ध्यान भी रखेंगे। अनुभूति पक्ष या भाव की प्रधानता को ही काव्य का मूल माना गया है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। अब पाश्चात्य समीक्षक क्या क्या कहते हैं, यानी यह भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे मैथ्यू अर्नॉल्ड हैं हमारे पास, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड कहते हैं कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात करते हैं, ये असली में पोइट्री इज एट बॉटम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ऐसी कुछ इनकी परिभाषा है। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड की बात हो गई। इसी से मिलती जुलती परिभाषा देते हैं प्रेमचंद हिंदी में। जाहिर सी बात है इन्होंने अंग्रेजी में अपनी परिभाषा दी है कविता की। कॉलरिज क्या कहते हैं? सर्वोत्तम व्यवस्था में ही शब्द ही कविता है, यानी बेस्ट पैटर्न्स इन बेस्ट वर्ड्स ऐसे करके, या बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट मैनर्स, इनकी जो परिभाषा थी वो ऐसे है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है अगर समझदारी से देखें तो, कि ये कोई परिभाषा नहीं हुई कि कविता अच्छे शब्द हों और अच्छे क्रम में लिखे हों। तो यही हो सकता है क्रम आप उलट पुलट दें, आपके जैसे मूड होगी वैसी कविता बनेगी। तो कॉलरिज की ये बात है। कॉलरिज बहुत पुराने भी हैं, तो उस तरह से अब जानते हैं कि रोमांटिसिज्म के केंद्र में या प्रवर्तकों में कॉलरिज का भी नाम रहा है। तो अपने ज़माने के हिसाब से उन्होंने कविता दी है। छायावादी मैं कह रहा हूँ, जो रोमांटिसिज्म है उसका प्रभाव इनके परिभाषा में तो दिखाई देगा ही। हडसन क्या कहते हैं? कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। इसके बाद जॉनसन, काव्य वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। तो सत्य को संप्रेषित करना है और आनंद पूर्ण तरीके से करना है और कल्पना की सहायता से करना है। तीन चीजें जॉनसन की इसमें काम कर रही हैं। शैली क्या कहते हैं कि एक दृष्टि में कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, तत्व संबद्ध रहता है। तो यह एक तरह से आप देखें तो रोमांटिसिज्म का प्रभाव इनकी परिभाषा में भी दिखाई देता है।